देखिए, हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। को जैसा कि स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, स्टैटिस्टिक्स। क्या है स्टैटिस्टिक्स? तो आप सभी ने मेरे को पिछली क्लास में बताया था, कलेक्शन ऑफ डेटा। वेरी गुड। अब कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा। तो डेटा को कलेक्ट किस तरीके से किया जा सकता है? क्यों डेटा पे भी वर्क किया जाता है? क्योंकि जब तक आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो आप एनालाइज किस चीज को करोगे? देखा जाए तो कैलकुलेशन किस चीज की करोगे, मेजरमेंट किस चीज की करोगे? अगर मैंने बात करी कि मम्मी ने कहा कि बेटा चावल उबल गए या नहीं उबल गए, तो मैं कैसे चेक करूंगा उसको एनालाइज करने के लिए? कि भिगोने में से एक चम्मच थोड़ी सी घुमा के उसमें से चावल के दाने निकाल के मम्मी को दिखाऊंगा, मम्मी देखना गल गए क्या, मतलब उबल गए क्या? तो उसमें क्या हुआ कि मम्मी ने थोड़ा सा दबा के देखा, मम्मी ने कहा बस 5-10 मिनट बाद जो है, 5-7 मिनट बाद तो गैस को बंद कर दियो। मैंने कहा ठीक है मम्मी। इन शॉर्ट उस चीज से क्या पता चला, उन्होंने एक सैंपल लिया, डेटा, यानी उस डेटा में उन्होंने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद, मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने अपना एक रिजल्ट दिया। इसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी कंपनीज अपने प्रॉफिट को, लॉस को जानने के लिए वर्क करती हैं। पर बात आती है स्टैटिस्टिक्स को जानने के लिए, कलेक्शन जो है डेटा का, वो कितने तरीके से किया जा सकता है? दो तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। कौन कौन सा बेटा जी, सभी बोलिए, कौन कौन सा डेटा होता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। स्टैटिस्टिक्स के डेटा को कलेक्ट करने के लिए कितने तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? बोलो। है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। थैंक यू दीदी। अब बात करी जाएगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा से मतलब क्या है? तो प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से समझना। प्राइमरी डेटा उस डेटा को बोलते हैं जैसे कि मैं खुद पर्सनली किसी बंदे से मिला, उसका मैंने इंटरव्यू लिया और उसका डेटा कलेक्ट किया, या मैंने अपनी टीम हायर करी, उसको भेजी और उस टीम से मैंने कलेक्ट कराया, तो ये हो जाता है प्राइमरी डेटा। पर सेकेंडरी डेटा कहलाता है कि मैंने अदर कंपनीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जिनका काम होता है, डेटा कलेक्शन का जिनका काम होता है, या गवर्नमेंट के पास गया कि यार मेरे को डेटा प्रोवाइड करा दीजिए, मतलब अदर रिसोर्सेज के जरिए जिनके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल था उनसे लेना, सेकेंडरी डेटा कहलाता है। यानी कि अगर मैंने खुद जाकर के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया भी था एग्जांपल, कि मेरी शादी की बात चली सपोज, और मेरी शादी के लिए मेरे बारे में डेटा कलेक्ट करना था लड़की वालों को, तो या तो वो पर्सनली मेरे से आके पूछते, या अपने खानदान में किसी भी पर्सन से पूछते जो कि मेरे से लिंक है या मेरे से को जानता है, ठीक है? तो उन्होंने फिर भी क्या करा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया। पर अगर उन्हें सेकेंडरी डेटा चाहिए, तो सेकेंडरी डेटा का काम क्या हो गया कि उन्होंने क्या करा कि मेरे आस पड़ोस, जो कि सबको ज्यादातर पता ही होगा कि आस पड़ोस मतलब वो हमारे बारे में ज्यादा जानता है, तो उन्होंने मेरे से ना पूछ के मेरे आस पड़ोस से डेटा कलेक्ट कर लिया। तो इन शॉर्ट वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा। क्लियर है? बोलो हाँ। तो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? फिर बात आती है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंट करने का, जो डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या रोल निभाएंगे, क्वेश्चन में किस तरीके से होंगे, ये भी समझेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम जिसे बोलते हैं, पाई डायग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लाइन चार्ट तो मैं शॉर्ट में आपको ऐसे भी बता सकता हूँ कि जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, जरा समझने की कोशिश करना कि ये दो कंपनीज हैं, ठीक है? ये ए कंपनी का ग्राफ है, ये बी कंपनी का ग्राफ है। तो कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट में है? मैं यहाँ पे रेड मार्क कर देता हूँ क्योंकि बी कंपनी अलग पता नहीं चली, वो मिक्स हो गई है ना। कच 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 कच। तो बी कंपनी लॉस में है लास्ट में, या ए कंपनी लॉस में है? जल्दी बोलो। बी लॉस ये कंपनी लॉस में और प्रॉफिट में कौन है? ये ए। ए। सब शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी कौन सी थी? ये और सबसे कम लॉस कमाने वाली? ए। बी। मेरे क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना नहीं शायद, फिर से ध्यान दो, मैंने क्या पूछा था अभी? सबसे कम लॉस कम शुरुआती लॉस दौर वाली में। तो क्वेश्चन को ज्यादा घुमाने, प्रॉफिट। इसे बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब वो क्वेश्चन पूछने का जो जरिया होगा वो किसी भी वे में कर सकता है, पर आपको सोच बहुत अच्छे से लगानी पड़ेगी, ठीक है बेटा? आगे समझ।
फिर बात आती है, ठीक है सर स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन तो हमारे को क्लियर है, पर बात आती है स्टैटिस्टिक्स काम कहाँ आनी है। ठीक है जी, गुड क्वेश्चन। तो स्टैटिस्टिक्स जो है काम जो आती है वो इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। ठीक है, क्या बोला मैंने, बोलो। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में कैसे डिमांड सप्लाई टाइम सीरीज इंडेक्स, इन सबको यूज करने के लिए, इस सबको पहचानने के लिए इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स का। बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस कैसे ग्रोथ करे, कैसे उसको बेनिफिट दिए जा सकते हैं समय के साथ, वो सारी चीजें बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा कहलाएंगी। और स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मतलब कि प्रॉफिट मेकिंग, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कौन किससे रिलेट है, कौन किससे रिलेट नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट होंगी। लिमिटेशंस आप सभी को याद होगा, लिमिटेशन से मतलब क्या था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लिमिटेशंस अब तो ऐसे ही बता दो ओरली, एक एक करके बोलते रहो। लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे आकर के फेल हो जाती है, जल्दी बोलो लिमिटेशंस भैया के केस में। एग्रीगेट पे वर्क करते हैं, इंडिविजुअल नहीं करते। वेरी गुड, एग्रीगेट पे ही वर्क करता है, इंडिविजुअल लेवल पे वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो नो सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट फैक्ट पार्ट ऑफ एग्रीगेट। क्योंकि वही वाली बात हो गई कि चावल के दानों में से मतलब चावल गले नहीं गले तो मैं एक चम्मच निकाल के लाऊंगा तो ज्यादा बेटर है, ना कि रेदर देन एक दाना निकाल के लाऊंगा। एक दाने से शायद एनालाइज सही से ना हो पाए कि चावल उबले हैं, नहीं उबले हैं, मेरी बात समझ रहे हो। क्योंकि हो सकता है वो चावल का दाना मैं बिल्कुल भिगोने के टॉप पे से उठा के ले आया, मम्मी देखने जरा, क्योंकि जिससे मेरा हाथ ना जल जाए। तो क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट पे वर्क करता है ना कि इंडिविजुअल पे। इसलिए डेटा निकाल मतलब जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हो तो एक सिंगल चीज का डेटा से आप एनालाइज करने के कोई काबिल नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एवी स्मार्ट स्टडी के 10 सालों की जर्नी का एक डेटा है, पर मैं आपसे कहूं कि 2010 का डेटा मैंने आपको पकड़ा दिया कि 2010 में ये 4 स्टूडेंट थे जी एबीएसएस के पास। अब 2010 से कोई एनालाइज कर पाओगे कि अब एबीएसएस के पास कितने स्टूडेंट्स हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एक ग्राफ आपको दिया मैंने कि यार 2010 में एवीएसएस के पास 4 स्टूडेंट थे, फिर 49 स्टूडेंट्स थे 2011 में, 2012 में मतलब 250 अराउंड स्टूडेंट्स थे, फिर 350 अराउंड स्टूडेंट्स थे, फिर 400 प्लस स्टूडेंट्स हो गए, फिर 2016 तक आते आते 500 प्लस स्टूडेंट्स की जर्नी थी एक। तो ये चीज क्या है, तो आप एनालाइज कर पाएंगे, अच्छा भाई साहब ग्रोथ कर रहा है मतलब। तो ये क्या है कि एग्रीगेट पे वर्क करता है। दूसरा क्या है इसका लिमिटेशन, जल्दी बोलो, दूसरी लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे आके फेल हो क्वांटिटेटिव जाती है। डेटा को अवॉइड करता है ये। वेरी गुड, नहीं क्वांटिटेटिव को अवॉइड नहीं और करता, क्वालिटेटिव को अवॉइड करता है। क्वांटिटेटिव, हाँ क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देता है ये। हाँ, तो जैसा कि अगर आप जैसे कि देखें, फैशन जो होता है। हाँ और जैसे कि अगर मैं हैबिचुअल वाली बात करूं कि मैं यार दिन में सिगरेट पीता हूँ बहुत, दारू पीता हूँ बड़ा 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 बड़ा, अब इससे कोई मतलब थोड़ी ना है कितनी दारू पी लेता हूँ, कितनी सिगरेट पी लेता हूँ, ये चीजें से डिपेंड करती हैं नंबर्स पे, है ना। यानी कि मैं खूबसूरत दिखता हूँ तो खूबसूरत दिखना, नेशनलिटी मेरी इंडियन है, ये सब क्या है, ये क्वालिटी हो गई सपोज। पर उस क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, जैसे कि अभी जीजी ने एक एग्जांपल लिया, एक फैशन शो चल रहा है, उस फैशन शो में कोई चलता हुआ आया, या फिर बॉडी बिल्डिंग में आपने देखा होगा नू नू नू, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि उसमें जो जजेस होती है वो उनको नंबर देते हैं। अब वो उसके बॉडी पार्ट्स थोड़ी ना लिखने बैठ जाते हैं, वो उनको नंबर देते हैं, अच्छा इसके बाइसेप्स को इतने नंबर, इसके चेस्ट के लिए इतने नंबर, इसके थाइस, ऐसे करके कितने सारी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए वो नंबरिंग करते हैं। तो क्या करते हैं वो क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी कि स्टैटिस्टिक्स की सबसे बेकार सी चीज ये है कि वो क्वालिटी को कन्वर्सन करना पड़ता है हमारे को क्वांटिटी में, जिसके बाद ही हम स्टैटिस्टिक्स को कंसर्न कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव डेटा, यानी न्यूमेरिकल फिगर में ही ट्रीट की जा सकती है। डन, और बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, पढ़ लिया, जल्दी बोलो, Yes, भैया। क्या है इसका मतलब, कोई भी एक्सप्लेन कीजिए जल्दी से।
फ्यूचर प्रोजेक्ट सोचा है कि हमारा सेल प्रोडक्शन जो होगा हमारा, वो एक सेट के ऊपर होगा कि इस बेसिस के ऊपर हम उसे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि क्या, फिर से बोलो एक बार और। फ्यूचर स्टेट, का डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी सेल प्रोडक्शन वगैरह कैसी होगी, वो हम हाँ किसी बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब हम उसमें जो से एक भी हमने अलग स्टैटिस्टिक्स के कर दी। अंदर, यस, स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है कि वो फ्यूचर प्रोजेक्शन पे बेस्ड होता है। मतलब डेटा के बिहाफ पे हम फ्यूचर प्रोजेक्शन करते हैं कि सेल इतनी हो जाएगी, प्रॉफिट इतना हो जाएगा, इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। पर जैसे कि कभी कभी सरकमस्टांसेस इतने टिपिकल हो जाते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग सिचुएशंस वेरी करती हैं, तो उस समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या होता है कि वो जो चीजें हैं, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, वो जो चीजें हैं वो फ्यूचर प्रोजेक्शन होने की वजह से क्या होती है, डिस्टर्ब करती हैं। अब डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि वो एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है, इनएक्यूरेट रहती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस इज बिल्ड अपॉन रैंडम सैम्पलिंग, और वही सैंपल पे बेस्ड होता है, जिसकी वजह से इसको हम एक्यूरेट कह नहीं सकते, सैम्पलिंग पे ही बेस्ड होता है। सैम्पलिंग की डिपेंड ऑन सिचुएशन होती है, सैम्पलिंग बेकार भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल वही लूंगा मैं कि यार क्वालिटी ऑफ, मैंने सपोज कहीं पे काजू खरीदने गया पूरी बोरी, है ना, और मैंने कहा भैया काजू दिखाइए, तो उसने कहा देखो जी कितने काजू चाहिए, मैंने की 100 किलो काजू की बर्फी बनवानी है और मुझे बंटवानी है। ठीक है, अब उसने कहा भाई साहब मोटी पार्टी है, काजू में तो कमाई बढ़िया होगी। मैंने कहा, वो अपने अकॉर्डिंग सोचने लग गया। तो उसने कहा, मैंने कहा कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी का काजू दिखा, उसने पूरी बोरी के अंदर क्या करा, सबसे मतलब मीडियम क्वालिटी की काजू रख के उसके ऊपर 1 किलो काजू बढ़िया से फैला दिए, कौन से, हाई क्वालिटी वाले। अब मैंने काजू चेक करे, मैंने कि बढ़िया है जी, इसे पैक कर दो। अब क्या हुआ, सैंपल ही तो देखा मैंने, मैंने पूरे हर एक काजू को उखाड़ उखाड़ के थोड़ी ना देख लिया। तो जो उसने ऊपर का काजू दिखाया मैंने वो लिया, और मीडियम क्वालिटी का काजू लेके आ गया बाई चांस के बाद। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि सैंपल पे बेस्ड होता है, जिसके मतलब बिल्ड अपॉन रैंडम सैम्पलिंग। देख रहे हो पहली लाइन में इसकी सारी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। जो स्टैटिस्टिक्स होती है, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंसेस इज बिल्ड अपॉन रैंडम सैम्पलिंग if the rules for random sampling are not strictly adhered to, the conclusion drawn on the basis of this unrepresentative samples would be erroneous. Done? In other words, the experts should be consulted before deciding the sampling scheme. Done? आगे बढ़ जाएं, जल्दी बोलो हाँ। फिर हमने बात करी थी कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीके से होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड और क्वेश्चन आयर फील्ड सेंट बाय न्यूमरेटर्स आता है। और सेकेंडरी डेटा जो आज हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। सेकेंडरी डेटा से मतलब क्या है, थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा। देखो, जैसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं ना, WHO, अब ये तो नाम सबको बहुत अच्छे से रट भी गया होगा, WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे डेटा कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा। गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक स्टैटिस्टिक एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, गवर्नमेंट सोर्सेज हो गए। प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट मतलब समझते हो, क्वासी यानी कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट के हाथ में रहता है, उसे क्वासी गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट सोर्सेज हो या फिर क्वासी गवर्नमेंट हो, सोर्स लाइक ISI, ICAR और NCERT। क्योंकि NCERT देखा जाए तो क्वासी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, वो पूरी तरह प्राइवेट है ना पूरी तरह गवर्नमेंट है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी अपना एक रोल है। देखा होगा आपने कि हमें बुक्स बहुत इजीली कहीं भी उसमें बुक हाउस में मिल जाती है आराम से, NCERT की, यस और नो। और फिर बात आती है अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिनका काम ही सिर्फ रिसर्च करना इंस्टीट्यूशंस का, उसे बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इन रिसोर्सेज के जरिए हम कवर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ। ठीक है, अब वेट, उप्स, बेटे कहाँ चले गए आप। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अच्छा अब सुनो, सब स्टैटिस्टिक्स का सबसे मेन रोल अदा होता है किसमें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। तो थोड़ा सा मुझे डिफाइन करना
प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है, पहले आपका माइंड में बताओ। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से क्या माइंड में आ रहा है? पहले अपने अकॉर्डिंग ओरली बोलो जो आपके दिमाग में आता है। प्रेजेंटेशन से आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है? जल्दी बोलो, पढ़ना जल्दी बोलो। दिखाना। शो करना, किसी या भी चीज डेटा को अच्छे से या क्लैरिफाई करके लिखना। जिसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं ना, क्योंकि ग्राफिकली अच्छे से यस। दिखाया जा सकता है सजदा जाके। और कैसे दिखता है, मतलब अगर कोई चीज प्रेजेंट मुझे आपको करनी है तो और कैसे कर सकता हूँ, सोचो 2 मिनट के लिए। मतलब कोई डेटा मुझे आपको दिखाना है, एक तो मैंने दिखा दिया यार ये ग्राफ है पूरा, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये कंपनी ऐसे ऐसे वर्क कर रही है, और कैसे दिखा भैया सकता हूँ लाइन आपको? चार्ट, लाइन लाइन, चार्ट बना के, तो ये ग्राफिकली का हिस्सा हो गया, बार लाइन चार्ट, चार्ट। पाई चार्ट। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के हिस्से हो गए। ठीक है, और बोलते रहो, जो जो दिमाग में आ रहा है वो बोलते थ्रू रहो। टेबल्स। क्या? हाँ, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और दीदी ने क्या बोला? टेबल फॉर्मेटिकेशन है, जिसे टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा जी? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म से मतलब क्या है? हो सकता है कि मेरे को अगर आपको डेटा दिखाना है तो मैं डेटा आप सबको एक टेबल फॉर्मेट में दिखा दूं, है ना? यानी एक टेबल बनाई और टेबल के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि देखो आपको डेटा दिख रहा होगा कि देखो कंपनी में 2010 के अंदर इतना प्रॉफिट कमाया, 2011 में इतना प्रॉफिट कमाया, ये सब क्या है? डेटा। टेबुलर फॉर्म में दिखाना। और बोलो बोलो, और क्या होना चाहिए? यानी थियोरटिकल। थियोरटिकल मतलब एक तरह से प्रेजेंट करना, थियोरटिकली, थियोरिटिकल। तो थियोरटिकली भी दिखाया जा सकता है, पर इसको ना पढ़े लिखे बंदे ही समझ सकते हैं कि उस थियोरटिकल से कैसे उसे चार्ट बनाना है, कैसे उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स कहता है यार ये बहुत टिपिकल हिस्सा है, इसलिए इसको हटा दो। फिर भी उसका एक हिस्सा तो है ही ना, तो इसलिए क्या होता है कि वो उसके डेटा में कंसीडर करता है कि कल वो प्रेजेंटेशन के हिस्से में। तो सभी तैयार है? बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ, चलिए। तो वंस द डेटा आर कलेक्टेड एंड वेरीफाइड फॉर देयर homogeneity and consistency, we need present them in a neat and condensed from, highlighting the essential features of the data. Any statistical analysis depend on a proper presentation of data under consideration. ठीक है? अब वेट, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो अभी वही वाली बात हो रही थी कि क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, तो जरा प्लीज बताना चाहेंगे क्या है? It may be defined as the process of arranging data on the basis of characteristic under consideration into a number of groups or classes according to the similarities of the observations, है ना? जैसे कि देखो, डेटा के अंदर क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए डेटा बनाते समय? पुट्स द डेटा इन अ नीट, प्रिसाइज एंड कंडेंस्ड फॉर्म, जो कि इजिली अंडरस्टूड हो। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, बेटा डेटा को किस तरीके से आप देखना चाहोगे, सोचो 2 मिनट के लिए। कि अगर मैं आपसे कहूं डेटा बेटा आपको देखना है तो आप किस तरीके से देखना चाहोगे? डेटा जो है वो इसलिए कहते हैं नीट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, और कंडेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे वो इजिली अंडरस्टूड हो और इंटरप्रिटेड हो। मतलब कि उस पर इंटरप्रिटेशन क्या, डेटा अच्छा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, एक सही तरीके की फॉर्म में होना चाहिए, जिससे उसे समझा जा सके और समझने के बाद उसके बिहाफ पे रिजल्ट निकाला जा सके। तो क्लासिफिकेशन मतलब समझ लो ना, डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, इट मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल। क्यों ऐसा? वेरियस कैरेक्टरिस्टिक इफ नेसेसरी एंड देयर बाय फाइंडिंग द एसोसिएशन और लैक ऑफ इट बिटवीन देम। मतलब कंपैरिजन इजीली किया जा सके, पॉसिबल वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए? कंपैरिजन मोड होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है? फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द क्लासिफाइड डेटा। ठीक है? क्लासिफाइड डेटा ही होना चाहिए स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, फालतू के डेटा होगा तो बेकार ही है। इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी डिटेल्स एंड मेक्स डेटा मोर रीडीली अंडरस्टैंडेबल। यानी कि ये फालतू के डेटा को एलिमिनेट करता है, वो डेटा ही उठाया जाता है रिलायबिलिटी में या एक तरह से रीडेबली, जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। क्लियर है? बोलो हाँ। पर बात आती है डेटा में भी क्लासिफाइड है। अब डेटा को कितने पोर्शन में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले ये छोटे छोटे जो पार्ट बोल रहा हूँ ना बेटा जी, मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन इनके अंदर छिपे हुए हैं। सभी प्लीज ध्यान से सुनना इस वाली बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्रोनोलॉजिकल
टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा, ये सोचो 2 मिनट के लिए, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, और अगर इससे क्लियर नहीं हो रही है वाली लाइन तो टाइम सीरीज डेटा। यानी इससे क्या मतलब आया निकल के, ये बताओ। डेटा क्लासिफाई करने के तरीके हैं ये, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा। तो बताओ क्या होना चाहिए। टाइम सीरीज डेटा से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि डेटा किस पे बेस्ड है? टाइम पे बेस है, यस। और टेम्पोरल का मतलब कोई बता सकता है? टेम्पररी, वेरी गुड। और क्रोनोलॉजिकल? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्रोनोलॉजिकल वर्ड। कोई भी थोड़ा सा डिफाइन करना चाहे क्रोनोलॉजिकल से क्या मतलब है? हाँ जी। भैया नहीं, ऑर्डर में। नहीं, क्रोनोलॉजिकल से मतलब होता है, कभी कभी आपने डेटा नोटिस किया होगा कि कुछ समय के लिए होता है, मतलब लाइक जैसे बरसात के समय पे कुछ अलग है ना, वीकली कुछ अलग है। कभी कभी जैसे कोरोना टाइम आया तो मास्क की डिमांड बढ़ गई, तो डेटा को एक अलग से डिफाइन किया गया समय के साथ, है ना, मास्क के डेटा को। तो ये सारी चीजें क्या है कि क्रोनोलॉजिकल का हिस्सा है। एक बार एक काम करते हैं, एक एक करके थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है? तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, क्रोनोलॉजिकल इन सबका मतलब क्या है ना, बोलो हाँ। तो वेट, रेडी सभी? देखो, हाँ इस पहले पॉइंट को पढ़ो जरा। when the data are classified in represent successive time points or intervals, जो कि अभी कन्हैया मैंने अभी क्लियर करा, they are known as time series data। ये तो क्लियर हो गया, बोलो हाँ। बोलो हाँ। The number of students appeared for CA final for the last 20 years। प्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव पर मंथ, यानी कि टाइम पे जो बेस्ड होता है उसे टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। और टाइम सीरीज डेटा के ना ये नाम है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल। वैसे आपने क्लियर कर दिया था क्रोनोलॉजिकल भी, अगर आपने नोटिस किया मैंने टाइम बेस्ड करा था ना, यस और नो? हाँ भैया। ठीक है। अब बात आती है किस पे, ये टेम्पोरल, टेम्परेरी बेसिस पे, या टाइम सीरीज डेटा जो टाइम पे बेस्ड है, बिल्कुल फिक्स, कि पर मंथ में आपको इतनी सैलरी देता हूँ, पर मंथ बंदा इतने डेज आता है, ये सब डेटा कलेक्ट करना क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, टाइम सीरीज डेटा। पहले ये क्लियर है, तीनों नाम बोलो हाँ। फिर आते हैं, हाँ भैया। फिर आता है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल एकदम से नाम पे समझ आ रहा होगा, जियोग्राफी, जियोग्राफी, या स्पेशल सीरीज डेटा, स्पेशल, बोलो क्या माइंड में आ रहा है इससे पढ़ते ही? भैया रीजन का, किसी एक रीजन, पर्टिकुलर रीजन का डाटा यस, कलेक्ट करके। यस, यस, यस। जैसे डेटा अरेंज रीजन वाइज, यहाँ पे बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई है, ज्योग्राफिकल डेटा, ठीक है। ज्योग्राफिकल डेटा से मतलब रीजन वाइज डेटा को अरेंज करना। जैसे इंडियन है बंदा, रशियन है, कहाँ का है, सीए फाइनल स्टूडेंट्स है, एक्चुरियल का बंदा है, सीएस का बंदा है, मतलब क्या कर रहे हैं उसको, उसके ज्योग्राफिकल पॉइंट पे, या स्पेशल सीरीज डेटा भी जिसे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, बोलो हाँ। फिर डेटा क्लासिफाइड इन दिस रेस्पेक्ट एट्रीब्यूट आर प्रेफर्ड टू एज क्वालिटेटिव डेटा। डेटा ऑन, देखो क्वालिटेटिव से नाम से समझ आ रहा होगा, क्वालिटेटिव। अच्छा याद रखना, क्वालिटेटिव को ऑर्डिनरी डाटा भी बोलते हैं। ये 1 नंबर का बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, ठीक है, कि क्वालिटी और क्वालिटी को क्या बोला जाता है, बोलो। एक होता है क्वालिटी, ऑर्डिनरी। एट्रीब्यूट, याद है एट्रीब्यूट नाम किसको दिया था? हाँ भैया। और क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में कार्डिनल डेटा बोलते हैं इसे। कार्डिनल मतलब क्वांटिटेटिव, याद रखना। ये क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट से मतलब है, जरा बताता हूँ, डेटा क्लासिफाइड एज रेस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट आर रेफर टू क्वालिटेटिव डेटा। डेटा और नेशनैलिटी, वही वाली बात होगी, नेशनैलिटी पे डिपेंड कर गया, स्मोकिंग हैबिट पे डिपेंड कर गया, क्या हो रहा है ये नोटिस करो। तो डेटा कलेक्ट तो कर रहा हूँ, पर उसकी क्वालिटी को देख के, है क्वालिटी ना, पे बेस। क्वालिटी पे बेस्ड है, यानी हाइट, वेट, प्रॉफिट, सैलरीज, ये सब क्या है, किसके हैं, ये क्वांटिटेटिव हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल है। जैसे हाइट है, तो हाइट हम शुरू से ही मेजर करते आए हैं न्यूमेरिकल फिगर में। वेट है,
तो मैं वेट को भी क्या बोलूंगा, अच्छा मेरा 70 किलो वेट है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, किसी का 62 किलो है, ये क्या है, ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल फिगर में ट्रीट करते हैं, तो ये तो क्या कहलाएगा हमारा क्वांटिटेटिव का डेटा। क्लियर है, बोलो हाँ। और क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव को कार्डिनल डेटा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, जल्दी बोलो। क्वांटिटेटिव को कार्डिनल डेटा के नाम से भी जाना जाता है, बस ये बात ध्यान कार्डिनल रखना। ठीक है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। हाँ भैया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेटा में बी फर्दर क्लासिफाइड एज फ्रीक्वेंसी डेटा एंड नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। 2 मिनट के लिए इस लाइन का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हम इसी पे बेस करेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा कोई भी अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी कभी भी देखा हो फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी वर्ड, कोई डिफाइन करना चाहेगा अपनी लैंग्वेज में। इस चीज का रिपीट होना कि हम देख रहे हैं कि 70 की वेट कितने बच्चों का है, कि 5 की फ्रीक्वेंसी है, 6 की फ्रीक्वेंसी है। हाँ, फिर से एक बार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीक्वेंसी कैसे बोल सकते हैं, बात समझने की कोशिश करना। मैंने कहा यार 0 से 5 साल के बच्चे जो हैं, ठीक है, उनकी जो हाइट है वो क्या है अप्रोक्स, सपोज 60 सेंटीमीटर। मैंने कहा 5 से 10 साल के बच्चों की जो एज है, या मैं इसमें ना वो लिख देता हूँ, एज एक तरफ लिख देता हूँ और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया, डेटा। मैंने कहा यार जो 0 से 60 साल के, मतलब 0 से 10 साल के बच्चे हैं, ठीक है, जीरो से, सॉरी मैं इसे ले लेता हूँ ऐसे, 60 से 70, 70 से 80 हाइट, 80 से 90 हाइट के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, ये सब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने। ठीक है, और नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा जैसे इंडिविजुअल वैल्यूज हो गई, अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डेटा अगर मैं आप सबको डिफाइन करूं बेटा जी, फ्रीक्वेंसी ग्रुप ये हम आगे जाकर के 2 चीजों में पढ़ेंगे, एक होता है कौन सा, डिस्क्रीट, और एक होता है कॉन्टिन्यूअस। अलग अलग यानी किसी भी तरीके से वेरी करता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा से मतलब इंडिविजुअल सीरीज आ रहेगा। ठीक है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा बिलोंग द फ्रीक्वेंसी ग्रुप, टाइम सीरीज ज्योग्राफिकल डेटा बिलोंग द नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप, बाहर में आते हैं सभी। अब बात आते हैं, अब आपने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बताया था अभी, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो मैं अभी बता रहा था, पैराग्राफली के लिए एक न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब थ्योरी टाइप में लिखना, तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। टेबलर प्रेजेंटेशन धारणा दीदी ने बताया था अभी, टेबुलेशन बोलते हैं उसे। और डायग्रामेटिक में वही आ गया, पाई डायग्राम, लाइन डायग्राम, और जल्दी बोलो हिस्टोग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, लाइन डायग्राम समझ गए। तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्लियर, बोलो हाँ। अब ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर है कि उसे समझना बहुत टिपिकल होता है, इसलिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ये कहता है कि आप उसे टेक्सचुअल में ना लिख करके आप उसे थ्योरेटिकली पार्ट करके या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये इसके एक बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। टेबुलर प्रेजेंटेशन बस पढ़ा लिखा बंदा ही समझ सकता है, क्योंकि उसको टेबल में से एनालाइज करना आता है। फिर बात आती है टेबल बनाने के लिए, ये जो पार्ट है ना बेटा जी, मैं सभी को बोलना चाहूंगा एक बार प्लीज रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि मतलब मैं सबको बताता हूँ, ये सभी के एग्जाम्स में आता है। स्टब किसे बोलते हैं, ठीक है, ये बॉक्स हेड किसे बोलते हैं एक टेबल में, बॉडी किसे बोलते हैं, सब कॉलम्स शेयर किसे कर देना बोलते भैया। हैं। ठीक है, ये मैं पूरा एज इट इज भेज दूंगा, पूरी पीडीएफ, यही वाली पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान देना। ठीक है, कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेना, सभी 1 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बात आती है कि प्रेजेंटेशन में इसने पहले फिर एग्जांपल लिया है, डायग्रामेटिक में लाइन डायग्राम, बार डायग्राम किसे बोलते हैं, पाई डायग्राम किसे बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है। ठीक है, इसे बार डायग्राम बोलते हैं, इसे लाइन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये भी बार डायग्राम हो गया, और ये पाई डायग्राम हो गया, है ना। इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कन्हैया बेटा आपके में ये पूरा एक मतलब पूरी एक बुक है ये, समझना मेरी बात को। स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट से डेटा इंटरप्रिटेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे तो इसी डेटा को देख के आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है। ठीक है, कि किस कंपनी के पास कितने रुपए हैं, और ये सारी चीजें डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो जिसके लिए एक छोटी सी बुक आएगी, वो बुक मेरे पास भी होगी, मैं एक बार देख लूंगा, वो मेरे से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान रखना। ठीक है,
फिर बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी अब मैंने अभी आपको थोड़ा सा डिफाइन किया था।